हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। ये मेरा तीसरा दिन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ये चैनल नया खोला हूँ और मैं आपकी मदद के लिए एमसीक्यूज डेली लाता रहता हूँ। तो ये आपका तीसरा डे है। इसमें आपके लिए मैंने लाया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये भी सैम्पल पेपर पर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे इनको आपको। ठीक है, चलो आगे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन में कहा गया है द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 हैज़ वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइटली मैनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन। तो देखिए, जब भी आपका किसी क्वेश्चन में वैल्यूज दिए हो और कोई सॉल्यूशन पूछा जाए तो ज़्यादा बेटर होता है उनका ग्राफ बना लेना। तो आप क्या देखेंगे क्वेश्चन में, आपको y का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू 0, एक जगह दिया -7। तो देखो, आपको तो पता ही है y का वैल्यू 0 -0 यहाँ होगा, -7 यहाँ होगा। तो जब भी किसी कोई क्वेश्चन में आपका वैल्यू दिया हुआ है y 0 या y -7, तो जिसका वैल्यू दिया है सिर्फ अगर सिंगल वैल्यू दिया हुआ है कोई एक, किसी एक का, तो आपको अगर y बोला गया है तो आप x के पैरेलल लाइन खींचेंगे। ठीक है, अगर x बोला गया है तो y के पैरेलल लाइन खींचेंगे। तो हमको यहाँ y बोला गया है तो हम क्या करेंगे, x के पैरेलल लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो y इक्वल 0 है तो ये मेरा लाइन कहाँ है, इसी में आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा बोला गया y इक्वल टू -7, तो -7 मतलब कहाँ, नीचे तरफ होगा मेरा। मान लेते हैं यहाँ है अपना मन से -7, ये y है मेरा, आपको पता ही होगा, ये x है। ठीक है, ये x है, ये y है। तो y इक्वल -7, ये हर एक पॉइंट में देखिए, हर एक पॉइंट में इसका वैल्यू कितना होगा, -7। आप इधर जाइए, इधर जाइए, सब जगह y के वैल्यू -7। इस लाइन में भी देखिए, कहीं भी आप किसी पॉइंट को लीजिए, y के वैल्यू क्या लेंगे, मेरा 0। इस तरह से मेरा दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। तो जब कोई दो लाइन पैरेलल हो तो क्या कोई टच कर रहा है, जब तक वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो क्या सॉल्यूशन होगा, नहीं। तो ये मेरा पैरेलल होने पर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ना आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइन विच आर पैरेलल, इंटरसेक्टिंग b एंड a, कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग a एंड b। तो क्वेश्चन में फिर से आपको वही सेम टू सेम जिसे मैंने कंसेप्ट बताया आपको। जब किसी क्वेश्चन में किसी सिंगल का वैल्यू दिया हो तो आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। हम क्या करेंगे इस सवाल में, x इक्वल टू ए दिया, अच्छा x इक्वल कुछ भी दिया हो, हमको कुछ नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं हमको तो क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। हमको x इक्वल टू ए बोला गया है तो हम क्या बोलते हैं, जो भी दिया रहे उसके अपोजिट वाले के पैरेलल खींचना है। x बोला गया है तो हम किसके पैरेलल खींचेंगे, y के। तो इसमें y किसको कहा जाता है, इसको, ये तो x होता है। तो हम क्या करेंगे, x दिया हुआ है ना तो हम y के पैरेलल खींचेंगे। तो y ये है, इसके पीछे दिया पॉजिटिव दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव किधर होता है, x का इधर होता है, इस तरफ खींचेंगे हम। ये मेरा y के पैरेलल हो गया क्योंकि x का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर y के वैल्यू दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, x के पैरेलल खींच देंगे। x मेरा कौन है, ये है, चूँकि वैल्यू पॉजिटिव दिया था हम ऐसे खींच देंगे इसको। ठीक है, अब आते हैं, देखिए अब इससे पता तो चल गया हमको दोनों लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है, कि यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन हमको देखिएगा दो जगह इंटरसेक्टिंग, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो आपको पता करना है कि बी ए होगा या ए बी होगा। तो हम क्या देखे थे, x इक्वल टू ए, यानी ये जो x में गया, इधर वाला जो गया वो किस में गया है, ए में, यानी x यानी कौन, ये वाला। x इक्वल ऐसे नहीं बोले थे हम, जहाँ x है उसको y के पैरेलल खींचना है, इसका वैल्यू कितना है, a है। और दूसरा किसके, y इक्वल टू बी, वो किसके पैरेलल खींचे थे, x के पैरेलल खींचे थे, मतलब ये y इक्वल टू बी है। ठीक है, ये x है मेरा, x में a है और y में b है। तो हम पहले जानते हैं जब भी किसी को लिखते हैं तो पहले क्या होता है, एब्सिसा फिर कोऑर्डिनेट, यानी x इंटू वाई, एक्स कोमा वाई, तो क्या हो जाएगा, a, पहले a आएगा मेरा x वाला, फिर y वाला b। ठीक है, इस तरह से मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग a कोमा b। ना आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें क्या बोला गया, इफ x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b is the solution of the equations x minus y equal to 2 and x plus y equal to 4 then the values of a and b। तो देखिए सवाल में आपको सिर्फ ये जो क्वेश्चन दिया गया ये सिर्फ उलझाने के लिए। आप क्या देख रहे हैं, x इक्वल टू ए, y इक्वल टू बी, तो क्या a और b से कोई मतलब है, नहीं ना। आपको सीधा सीधा x और y ही पूछा गया, a और b कौन है, x और y ही तो है, तो मतलब हमको x और y निकालना है। तो सिर्फ आपको जो क्वेश्चन में क्या गड़बड़ाने के लिए सिर्फ दे देता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या निकालना है, x और y ही निकालना, जो वैल्यू आएगा वही मेरा a और b होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, तो देखिए आपके जब बड़ा कोई भी इक्वेशन दिया हो ना तो आप उसको सॉल्व करने में जाइए, इसको आप इजीली ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जब आपका दो वैल्यू दिया रहे ना ऑप्शन में तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आपको उसके लिए कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, ऑप्शन राइट चेक करेंगे, 3 और 5 दिया हुआ है तो हम पुट करेंगे, एक्स के जब पहले ए बोला गया, यानी एक्स का वैल्यू है
बाद में बी बोला गया ना वाई की, ये जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको एक्स की जगह कितना दिया हुआ है 3, तो हम 3 बैठाते हैं 3 -5, तो 3 - 5 -2 होता है। तो क्या ये सही है? नहीं, मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो अगले ऑप्शन में आते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है 5, यहाँ 3, तो मैं एक्स की जगह 5 बैठाते हैं, 5 में से 3 माइनस करें कितना बचेगा मेरा 2, तो मतलब ये सही बोल रहा है। और आगे देखते हैं यहाँ पर, जब यहाँ बैठाएंगे तो क्या होगा 5 और 3 कितना हो जाता है मेरा 8, तो क्या सही है? नहीं, तो ये मेरा गलत हो गया। अब अगर हम ऑप्शन नंबर सी में देखें तो क्या होता है 3 और 1 दिया हुआ है, तो 3 - 1 x3 y1, 3 - 1 2 हो जाता है, सही है। इसमें पुट कर करते हैं तो 3 है और यहाँ 1 है, तो 3 और 1 4, तो मतलब ये मेरा सही हो जा रहा है, ठीक है। तो इससे ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आपको बिना सॉल्व करे भी कर सकते हैं, या चाहे तो ये तो छोटा दिया हुआ है तो सॉल्व कर लेंगे, कभी कभी बड़ा बड़ा वाला दिया रहता है, इससे अच्छे ज़्यादा ईजी क्या रहेगा ऑप्शन से सॉल्व करना। ना होते क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें क्या बोला गया है, फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन λx + 3y = -7 एंड 2x + 6y = 14 टू हैव इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस द वैल्यू ऑफ लैम्डा शुड बी 1, इज द स्टेटमेंट ट्रू? क्या लैम्डा का वैल्यू 1 होना चाहिए? क्या स्टेटमेंट ट्रू है? क्या इसी से वो इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा? चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मेरा 2 इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या होंगे जो लैम्डा को देख करके डर जाएंगे, आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे। तो देखिए आप उनको डरना नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। तो मेरा क्या इक्वेशन दिया हुआ है, पहले इसको लिख लेते हैं। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। λx + 3y = -7 एंड दूसरा दिया 2x + 6y = 14। तो देखिए जिनको कंसेप्ट नहीं पता मैं उनको थोड़ा बता दूं कि जब भी कुछ तरह से ये a1 होता है, x से जो मल्टीप्लाइड हो क्या a1 है, y से जो मल्टीप्लाइड क्या है वो b1 है, और ये क्या है c1 है। इसको इधर लेके आ जाता है, ये प्लस में आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों में ही अभी इक्वल टू के दोनों जब उसी तरफ हो, एक ही तरफ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इधर लाना जाना, ठीक है। अगर वो इधर रहता, ये अगर इधर रहता तो हम इसको भी इधर लेके आ जाते हैं। फिलहाल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा a2 हो जाएगा, ये मेरा b2 हो जाएगा, ये मेरा c2 हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो वो मेरा क्या होता है इंटरसेक्टिंग होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो जाए तो मेरा क्या होता है वो कोइंसिडेंट। उसी तरह से a1/a2 = b1/b2 हो लेकिन c1/c2 के इक्वल ना हो तब उसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल, ठीक है। तो हम जानते हैं जब कोई दो लाइन पैरेलल हो जाए तो क्या कभी टच करता है? नहीं, तो इसमें सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। अब इससे पता लगा सकते हैं कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरा लाइन भी आ गया, इसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट। इसमें क्या होगा सॉल्यूशन तो ढेर सारा, जैसे एक बार टच करता है, मान लेते हैं इंटरसेक्टिंग बोला गया, इसमें क्या होगा दो लाइन आएगा आपस में काट के चला जाएगा और तो कभी मिलेगा नहीं। इसमें क्या होता है एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। अब मैंने इसको इसलिए पहले बताया ताकि इसको आप समझ सकें। अब देखिए कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, एक लाइन है और एक दूसरा लाइन भी है जो उसी के ऊपर से आने वाला है, तो इसमें क्या होगा यहाँ भी एक सॉल्यूशन, यहाँ भी एक सॉल्यूशन, इस तरह से इसका बहुत सारा सॉल्यूशन है। तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जिनका बेस कमजोर है वो भी चाहे तो इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और जिनका बहुत सारा सॉल्यूशन हो, जिनका मतलब एक या एक से ज़्यादा भी सॉल्यूशन हो, तो वो मेरा क्या होता है कंसिस्टेंट होता है। तो दोनों ही क्या हो जाएंगे कंसिस्टेंट, और ये जिसका नो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये आप इजीली अब याद रख सकते हैं बढ़िया से आगे से, ठीक है। और एक बात, जो इनफाइनाइटली वाला है उसको, जिसमें जो कॉन्स्टेंट इसको हम डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। अभी बताएंगे आगे क्यों डिपेंडेंट बोलते हैं। इसको डिपेंडेंट भी बोलते हैं या कंसिस्टेंट भी, दोनों ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में मतलब क्या बोला गया था कि लैम्डा का वैल्यू कितना है 1 है। तो हम क्या जानते हैं, हमको क्या चाहिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या चाहिए उसके लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, सारा का रेशियो जो है इक्वल होना चाहिए। मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना चाहिए, तभी मेरा क्या होगा वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो हम क्या देख रहे हैं a1 कितना दिया हुआ है लैम्डा दिया हुआ है, a2 कितना दिया हुआ है 2, b1 कितना दिया हुआ है 3, b2 कितना दिया हुआ है 6, c1 कितना दिया हुआ है -7, c2 कितना दिया हुआ है 14, ठीक है। तो हम लैम्डा का वैल्यू कितना बैठाने बोला है 1, ठीक है। हम पुट कर देते हैं 1/2 3/6 और ये -7/14।
तो ये तो ठीक है, ये 1/2 भी आ जाएगा, दोनों तो इक्वल हो गया। अब कुछ बच्चे खुश होकर लगा भी देंगे कि सही है, लेकिन आगे देखिएगा तो 7 मुझे 7, 7 2 14, लेकिन ये माइनस में है। तो क्या ये इसके हुआ? नहीं हुआ, मतलब ये सेटिस्फाई किया नहीं किया, इसका मतलब क्या आ जाएगा? फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ना आते लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें क्या बोला गया देखिएगा, इसमें बोला गया है द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन। मतलब पापा का जो एज है वो क्या है? दोनों बच्चों के एज के सम का डबल है। तो मान लेते हैं, अच्छा आगे पढ़ लेते हैं, आफ्टर 20 ईयर्स 20 साल बाद क्या होता है? हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एज ऑफ द हिज चिल्ड्रेन। अब दोनों क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, दोनों में ही क्या है? सम ऑफ द एज ऑफ हिज चिल्ड्रेन, दोनों का मतलब बच्चों का एज का सम का ही बात किया गया है। तो हम क्या करेंगे? बच्चे के एज के सम को ही क्या मान लेंगे? सॉरी, सम ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रेन, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं वाई है, और फादर का एज क्या मान लेते हैं? एक्स। आपको रफली एग्जाम में भी इसे करना है, आपको लिख के तो दिखाना नहीं है, सिर्फ टिक करना है। तो इसका एक्स है, इसका क्या मान लेते हैं? वाई। अब क्या दोनों में रिलेशन पूछा गया है? यहाँ बोला गया कि एज ऑफ फादर जो है वो क्या है? ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन। मतलब क्या हो गया? एक्स जो है अपने मतलब पापा जो है वो बच्चों के एज के सम का डबल है, वही कहा गया ट्वाइस है। तो ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा में क्या बोला जा रहा है? 20 साल बाद। तो मतलब क्या हो गया? पापा भी 20 साल बाद क्या हो जाएंगे? 20 साल बड़े हो जाएंगे। और दोनों बेटे भी क्या होगा? दोनों को बेटे यानी कि पहला बेटा भी 20 साल बड़ा होगा, दूसरा बेटा भी 20 साल बड़ा होगा, यानी y+40। या नहीं आप गलती कर देंगे, आप क्या करेंगे? y+20 कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि 2 बच्चे हैं ना, दोनों को 20 साल बढ़ेगा, यानी कि y+ क्या हो जाएगा? 40। तो मेरा दो इक्वेशन आ चुका है 20 साल बाद का। अब इसमें बोला क्या जा रहा है तो वो देख लीजिए, दोनों में रिलेशन क्या है। इसमें बोला गया है कि आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एज ऑफ द 2 चिल्ड्रन। मतलब क्या हो गया? इसका जो 20 साल बाद एज होगा वो बच्चों के सम ऑफ एज का बराबर हो जाएगा 20 साल बाद का, यानी x+20 जो है वो y+40 के इक्वल हो जाएगा। तो मतलब दो इक्वेशन मेरा आ चुका है। हम इजीली इसमें निकाल सकते हैं, क्योंकि x का वैल्यू दिया हुआ है कितना? x का वैल्यू 2y, तो x का जगह कितना पुट कर देंगे? 2y+20, इधर y+40 है ही पहले से, तो हम इसे इजीली निकाल सकते हैं। 2y इधर y है तो 2y इधर से y लेके आ जाते हैं, 40 रहने देते हैं, 20 को माइनस पुट भेज देते हैं, यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ y का वैल्यू कितना आ गया? 20 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? पापा का एज कितना हो जाएगा? अगर हम इसमें पुट करेंगे, कितना था मेरा इक्वेशन? पहला इक्वेशन में इसको अगर इक्वेशन 1 मानते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या कहा गया था? x = 2y। मतलब क्या हो गया? x 2y यानी 2 × 20, यानी कितना हो गया? x का वैल्यू 40, यानी पापा का एज कितना है? 40 ईयर्स ओल्ड। और ये मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था एज ऑफ फादर, तो मेरा कितना आ जाएगा? 40 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, और अगर आपको भी लगता है कि आपको भी किसी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो आप भी कमेंट में बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड चैप्टर जो है जो भी क्वेश्चन बनेंगे MCQ के वो बना के लाऊंगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।